हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के हिंदी की कृतिका भाग 2 पुस्तक में अध्याय 1, 2 एवं 3 के महत्वपूर्ण वन लाइनर्स देखेंगे। ये वन लाइनर्स आपको आने वाली वार्षिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला पार्ट है माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय और ये कहानी विधा में लिखी गई है। तो देखते हैं इसके वन लाइनर्स। पहला वन लाइनर है, शिव पूजन सहाय का जन्म गांव उनवास जिला भोजपुर बिहार में हुआ था। फिर अगला है, शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम भोलानाथ था। तो काफ़ी ध्यान रखने वाला है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था। तो ध्यान रखेंगे भोलानाथ था। अगला है, शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में शिव पूजन सहाय की संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। फिर देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिव पूजन सहाय हैं। तो काफ़ी ध्यान रखने वाला है, देहाती दुनिया के उपन्यास के लेखक खालिस्तान हैं, ऐसा आ सकता है, तो शिव पूजन सहाय हैं। अगला है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2022 में आ चुका है। भोलानाथ का असल नाम तारकेश्वर नाथ था। तो 2022 में जब आ चुका है तो आगे भी महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे भोलानाथ का असल नाम तारकेश्वर नाथ था। अगला है, अमनिया का अर्थ है साफ करना। फिर सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ मैया के आंचल में छिपे। फिर देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वन लाइनर को। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे, क्योंकि बालकों का सहज स्वभाव होता है कि वे साथियों की शरारत और मस्ती देखकर सब भूल जाते हैं। तो 2022 में आ चुका है। ध्यान रखेंगे कि भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे, तो अपने साथियों को देखकर। अगला है, भोलानाथ के पिता उन्हें फूल के कटोरे में गोरस भात खिलाते थे। फिर अगला है, माता के आंचल पाठ में 2 लड़के मिलकर मोट खींचते हैं। फिर भोलानाथ के पिता शिवजी के भक्त थे। फिर अगला है, माता का आंचल पाठ में बाबूजी सुबह सुबह रामायण का पाठ करते थे। तो ये भी पूछा जा सकता है, माता का आंचल पाठ में बाबूजी किस धर्म ग्रंथ का पाठ करते थे, तो रामायण का पाठ करते थे। फिर शिव पूजन सहाय मुख्यतः गद्य के लेखक हैं। फिर आते हैं अगले बिंदु पर, काफ़ी महत्वपूर्ण, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर भभूत का तिलक लगाते थे। तो पूछा जा सकता है ये कि भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे, तो भभूत का तिलक लगाते थे। ध्यान रखने वाली बात है। अगला है, भोलानाथ और उनके पिताजी कभी कभी कुश्ती भी लड़ते थे। फिर अगला बिंदु है, भोलानाथ और उनके साथी चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। अगला बिंदु है, लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। अगला बिंदु है, भोलानाथ के पिता रामनामा बही में 1000 बार राम राम लिखते थे। अगला बिंदु है, भोलानाथ के पिता आटे की 500 गोलियां मछलियों को खिलाते थे। 2023 में पूछा जा चुका है। अगला है, भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर शहनाई बजाते थे। अगला बिंदु है, बरखा के बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। अगला बिंदु है, विपदा के समय भोलानाथ मैया के आंचल में जाकर छिप जाता है। अगला बिंदु है, भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारते थे। अगला बिंदु है, बचपन में भोलानाथ का अधिकांश समय अपने पिता के सानिध्य में गुजरता था। फिर अगला बिंदु है, भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के कोने को नाटक घर बना देते थे। अब आते हैं नीचे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है,
भोलानाथ के बाबूजी की नहाने वाली चौकी रंगमंच बनाने के काम आती थी। अगला बिंदु है, भोलानाथ व उनके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ यानी कि दरवाजे दिए सलाई की डिबिया से बनाते थे। अगला बिंदु है, भोलानाथ व उनके साथी टूटी चोहेदानी से पालकी बनाते थे। अगला बिंदु है, आम के उगते हुए पौधे को अमोला कहते हैं। फिर अगला बिंदु है, मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चर रहा था। अब आगे का महत्वपूर्ण बिंदु है, भोलानाथ जैसे बच्चों को वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती हैं, परंतु आज के बच्चों की खेल सामग्री मूल्य खर्च करने पर ही प्राप्त होती है। तो बिल्कुल सही बात है। एक समय था जब बिना किसी मूल्य के खेल खिलौने की वस्तुएं बन जाया करती थीं, लेकिन आजकल बहुमूल्य से बहुमूल्य खिलौने चलन में आ चुके हैं। अब आते हैं अगले बिंदु पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, पिछले वर्ष ही आया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, काफ़ी ध्यान रखने वाला बिंदु है, आ सकता है। फिर से सुन लेंगे इसे, हिंदी का प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु है। तो इसे ध्यान रखेंगे आप। तो ये थे हमारे कृतिका भाग 2 के अंतर्गत पहले पार्ट के महत्वपूर्ण वन लाइनर्स। 30 अंकों के बहुविकल्पी प्रश्नों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अब आते हैं कृतिका भाग 2 पुस्तक में ही दूसरे पार्ट के महत्वपूर्ण वन लाइनर्स पर। तो पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका हैं मधु काकरिया जी, जिनका जन्म हुआ था सन 1957 में। इनकी रचनाएं हैं पत्ताखोर उपन्यास है ये, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, अंत में ईशु आदि हैं। और इनकी जो रचना की विधा में है वो है यात्रा वृतांत। अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, गंगटोक लिखा हुआ है। फिर आते हैं दूसरे बिंदु पर, साना साना हाथ जोड़ी में हिमालय यात्रा का वर्णन है। फिर स्थानीय भाषा में से गंगटोक कहा जाता है और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें गैंगटोक कहते हैं। तो गैंगटोक या गंगटोक का अर्थ है पहाड़। फिर अगला बिंदु है, साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। तो 2024 में इसका अर्थ पूछा गया था, तो काफ़ी ध्यान रखने वाला बिंदु है। साना साना हाथ जोड़ी यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। फिर अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा है। अगला बिंदु है, गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। अगला बिंदु है, लेखिका मधु काकरिया के ड्राइवर कम गाइड का नाम जितेंद्र नार्गे था, जितेंद्र नार्गे। अगला है, सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं। अगला बिंदु है, बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, कितनी पताकाएं फहराई जाती हैं बुद्धिस्ट की मृत्यु पर, 108। आगे है, नए कार्य की शुरुआत के लिए रंगीन पताकाएं लगा दी जाती हैं। तो जब कोई नया कार्य प्रारंभ होता है तब रंगीन पताकाएं, और जब कोई गमी का कार्यक्रम होता है तो श्वेत पताकाएं। फिर कवि लॉन्ग स्टॉक में गाइड फिल्म की शूटिंग हुई। फिर अगला बिंदु है, महत्वपूर्ण है ये, प्रेयर व्हील को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, इसे धर्म चक्र भी कहते हैं। तो ये आपने देखा होगा, एक स्थिर केंद्र पर एक प्रेयर व्हील होता है, जैसे घुमाने पर कहा जाता है कि ये पापों को धोने का कार्य करता है। तो जो भी पर्यटक वहाँ जाते हैं इसे ज़रूर घुमाते हैं, इसे कहा जाता है प्रेयर व्हील यानी प्रार्थना का पहिया। अगला है, सिलीगुड़ी से हमारे साथ थी तिस्ता नदी। अगला है, शिखर से गिरता वाटरफॉल 7 सिस्टर्स वाटरफॉल नाम था। 7 सिस्टर्स यानी पूर्वोत्तर के 7 राज्य से संबंधित है ये। फिर अगला महत्वपूर्ण बिंदु है,
युमथांग की घाटियों में प्रियोता और रोडोडेंड्रो के फूल खिलते हैं। अगला बिंदु है, लेखिका ने गैंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। तो काफ़ी ध्यान रखने वाला बिंदु है, लेखिका ने किसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है, तो गैंगटोक को, जो कि सिक्किम की राजधानी है। अगला है, मणि ने पहाड़ी कुत्तों की विशेषता बताई कि केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। फिर अगला बिंदु है, जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का नाम खेदुम बताया। अगला बिंदु है, लेखिका मधु काकरिया ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना के बोल एक नेपाली युवती से सीखे। फिर अगला बिंदु है, पहाड़ी इलाके का जीवन कठोर है। अगला बिंदु है, चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू यानी कि सिक्किम परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। अगला है, लायोंग में लेखिका तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में ठहरी। फिर अगला बिंदु है, लायोंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। अगला बिंदु है, कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड है। कटाव एक बहुत ही सुंदर स्थान है, ये पूर्वोत्तर में स्थित है। अगला बिंदु है, कटाव लायोंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। अगला बिंदु है, मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। अगला बिंदु है, फेरी भेटुला का अर्थ होता है फिर मिलेंगे। फेरी भेटुला यानी फिर मिलेंगे। अगला है, मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। अगला बिंदु है, जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग वहाँ इतना फला फूला नहीं था। तो पहले इतनी जागरूकता नहीं थी। समय के साथ संसाधनों की प्रचुरता और जागरूकता से पर्यटन उद्योग में काफ़ी इजाफा हुआ है। अब आते हैं अगले बिंदु पर, कटाव में बर्फ़ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण एवं ध्यान रखने वाला बिंदु। अगला है, पर्वतीय सुंदरता मन को भाती है। अगला बिंदु है, सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि गंदगी फैलाने से मृत्यु हो जाती है। फिर अगला बिंदु है, कटाव से आगे बढ़ने पर लेखिका को इक्की दुक्की फौजी छावनियां दिखाई दी। अगला है, कटाव जाने का मार्ग दुर्गम है। फिर अगला बिंदु है, हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिका लाचुंग पहुंची थी। फिर आते हैं अगले बिंदु पर, रहस्यमय तारों भरी रात लेखिका मधु काकरिया के मन में सम्मोहन जगा रही थी। अगला है, लायोंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। अगला बिंदु है, भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया। अगला बिंदु है, खेदुम का एरिया लगभग 1 किलोमीटर का है। अगला बिंदु है, रकम रकम का अर्थ है तरह तरह। अगला बिंदु है, कवि लॉन्ग स्टॉक में तिब्बत के चीस खे बमसन ने लेपचाओं के शोमेन से कुंजतेग के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अगले बिंदु पर आते हैं, कवि लॉन्ग स्टॉक में एक पत्थर स्मारक के रूप में है। ये स्मारक पत्थर सिक्किम की स्थानीय जातियों के बीच झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआत स्थल है। अगला बिंदु है, डोको का अर्थ है बड़ी टोकरी। फिर अगला बिंदु इसके बाद है, पहाड़ों पर रास्ता बनाना बड़ा दुस्साध्य कार्य है। तो बेशक पहाड़ों पर रास्ता बनाना बेहद कठोर और यूँ कहें रिस्की वर्क है। आते हैं अब अगले बिंदु पर, लेखिका ने एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवती को देखा। अगला बिंदु है, गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ की स्थितियाँ बड़ी कठिन हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग मेहनत करने से घबराते नहीं, ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त रहते हैं। इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे।
तो यहाँ पर कृतिका भाग 2 पुस्तक में पार्ट 2 के वन लाइनर्स समाप्त हुए। अब आते हैं इसके अंतिम अध्याय पार्ट 3 के महत्वपूर्ण वन लाइनर्स पर। पहले हम देखेंगे इसके रचयिता का संक्षिप्त परिचय, जिसमें है पाठ का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ और लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और इनके लेखन की विधा है निबंध। अब देखते हैं महत्वपूर्ण वन लाइनर्स, जिसमें लेखक का संक्षिप्त परिचय भी है। अज्ञेय का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल जाना पड़ा। फिर अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक है, तो यह अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया था। संपादक थे अज्ञेय जी और तार का नाम था सप्तक, ध्यान रखेंगे आप। अगला है रचनाकार की भीतरी विवशता ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है। फिर अगला बिंदु है प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करती है तभी रचना होती है। फिर अगला बिंदु है अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती। अगला बिंदु है मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा कठिन है। अगला है लिखकर ही लेखक उसकी अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता है। अगला बिंदु है उन्मेष का अर्थ होता है प्रकाश दीप्ति। अगला बिंदु है लेखक अज्ञेय विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे हैं। फिर अगला बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2 वर्षों में आ चुका है। हिरोशिमा में अणु बम गिरा था, तो जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। अगला है सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे। अगला बिंदु है लेखक अज्ञेय ने हिरोशिमा के अस्पताल में देखा कि रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं। अगला बिंदु है लेखक अज्ञेय ने घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। अगला बिंदु है लेखक ने हिरोशिमा नामक कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे पढ़ी। अगला बिंदु है सन 1959 में आर्यो करुणा प्रभामय काव्य संग्रह में अज्ञेय की हिरोशिमा कविता प्रकाशित हुई। अगला बिंदु है लेखक में कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व है। फिर अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता भारत लौटकर लिखी, तो 2024 की पूरक परीक्षा में आ चुका है। पूछा गया था अज्ञेय ने कौन सी कविता को भारत आकर पूरा किया, तो हिरोशिमा। अगला है हिरोशिमा जापान में है। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 बड़े शहर हैं जहाँ पर अमेरिका द्वारा बम वर्षा की गई थी। अगला है अज्ञेय ने एटम बम को मानव निर्मित सूरज कहा है। फिर अगले बिंदु पर आते हैं जापान यात्रा के दौरान जब लेखक अज्ञेय ने पत्थर में मानव की उजली छाया देखी तब अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता महसूस किया। फिर अगला बिंदु है लेखक अज्ञेय कभी बाहरी दबाव के कारण, कभी भीतरी व्यवस्था के कारण, कभी संपादकों के आग्रह से, कभी प्रकाशकों के कारण, कभी आर्थिक आवश्यकता के कारण लिखते हैं। फिर अगला बिंदु है हिरोशिमा पर अणु बम 6 अगस्त 1945 को फेंका गया। बस इतना ही, मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।